प्यारे बच्चों, क्लास 12 का एग्ज़ाम मार्च माह में होना है और बाज़ार में इसके लिए बहुत सारे गेस्ट पेपर निकलना शुरू हो गए हैं। तो उन्हीं कुछ गेस्ट पेपरों से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर आपको स्कूल के तरफ से प्राप्त होंगे। ये निर्देश है कि मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो यहाँ दिया हुआ है। खंड अ में टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। खंड ब जो रहेगा उसको 3 भाग में बांटा गया, क ख ग में। जो खंड क रहेगा उसमें क्वेश्चन का संख्या 1 से 7 तक रहेगा, बनाना रहेगा आपको 5। फिर खंड ख जो है उसमें 18 से 14 तक का क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना रहेगा। टोटल क्वेश्चन का संख्या 7 रहेगा, आपको 5 बनाना है और 50 शब्दों में आंसर देना है। 3 नंबर का रहेगा। 15 से जो 19 है क्वेश्चन वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। उसमें से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन बनाना है 100 शब्दों में। तो हम लोग खंड आ का देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है, या फिर खोया हुआ अवसर भी होता है और हस्तांतरण भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो हम लोग सभी जानते हैं जो चीज़ हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता। तीसरा क्वेश्चन है उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग मार्शल का उपभोक्ता संतुलन को अगर ध्यान में देंगे, ये मूल्य का रेखा है, ये सीमांत उपयोगिता का रेखा कहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर मूल्य और सीमांत उपयोगिता बराबर होता है वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन आपका है वो क्या है, सही है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं होता है, नहीं होता है। तो नहीं होता है किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। अगला है मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, मूल्य वृद्धि से बढ़ जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठा है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच होती है। तो ये होता है इकाई से कम होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई के बराबर होती है, शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इकाई के बराबर होती है। मतलब इस तरह जो रहेगा इसमें मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। अगला है उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, श्रम। आपका श्रम क्या है, सक्रिय साधन है। औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो हम लोग इसको सभी को जानते हैं, औसत लागत का जो वक्र होता है वो आपका क्या होता है, यू आकार का होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो नहीं है वो है विज्ञापन तथा विक्रय लागत, ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। ये किसका विशेषता है, तो ये एकाधिकृत प्रतियोगिता का विशेषता है जिसको चैम्बरलिन ने दिया था। फिर है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। काहे कि ये जो पूर्ण प्रतियोगिता का वक्र इस तरह था, इसमें AR बराबर MR और यही होता है प्राइस का रेखा, यही होता है डिमांड का रेखा, सब आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, तो हम लोग सभी जानते हैं क्वेश्चन है आपका क्या, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। मतलब इस तरह इसका ग्राफ होता है और ये है आपका
ये है आपका कुल उपयोगिता, ये है आपका सीमांत उपयोगिता और ये है आपका मान लिया औसत उपयोगिता। यहाँ पर जब ये ऋणात्मक हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो क्या होता है, कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। तो ये फ्लक्स का इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों, और इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला कहता है कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कितना है आपका, मांग मात्रा में हो गया 60 परिवर्तन और मूल्य में हो गया 40 परिवर्तन। इसको इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा मेरा 1.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1.5। अगला है विलासिता वस्तु की मांग। तो विलासिता वस्तु की मांग हम लोग जानते हैं अत्यधिक लोचदार होती है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो अस्थाई पूंजी को उपभोग को हम लोग कहते हैं मूल्य ह्रास। मतलब कि जो मेरा पूंजी है उसमें क्या होती है, घिसावट होती है, कभी उसमें टूट फूट होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। इसलिए अस्थाई पूंजी के उपभोग को मूल्य ह्रास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सही है, प्रत्योच्च आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर है, प्रत्योच्च आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर है, प्रत्योच्च आय बराबर निजी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर है, और चौथा प्रत्योच्च आय बराबर निजी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रत्योच्च आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अगला है, मुद्रा वह वस्तु है। तो मुद्रा वह वस्तु है जिसमें क्या है, तो जो मूल्य का मापक होता है, जो समान विनिमय के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए। ये सभी में मुद्रा का गुण है, मौजूद है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। तो मुद्रा से पूर्ति से हमारा आशय क्या है, बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में बचत खाते में राशि, ये तीनों है, इसलिए हो जाएगा इसका कंफर्म आंसर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मूल्य स्तर स्थिर रहता है, मूल्य में ह्रास की प्रवृत्ति होती है, मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मूल्य स्तर में तीव्र वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 18 का आपका हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो आपका क्या है, तो नोट निर्गमन करती है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करती है और ग्राहकों को ऋण देती है। तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। नोट निर्गमन नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा और तीसरा, मतलब वो जमा स्वीकार करती है और ग्राहकों को ऋण देती है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये है आपका नरसिंह कमेटी, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, नरसिंह कमेटी। अगला है बजट। तो बजट क्या होता है, तो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा इसका आंसर सही है। अगला है, असंतुलित बजट में। तो असंतुलित बजट में क्या होता है, आय व्यय से अधिक होता है, फिर है आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, और घाटा ऋण या नोट छाप का पूरा किया जाता है। तो इसमें आपका चौथा जो ऑप्शन है 2 और 3 सही है, मतलब यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही है। 24 है, विनिमय दर का अर्थ है। तो विनिमय दर का अर्थ क्या है, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा कितने विदेशी मुद्रा देनी होगी, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है। तो ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है कि रोजगार गुणक कौन दिया था, तो J.M. केन्स ने दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हमेशा व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है। किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, ये भी बताने वाला चीज़ नहीं है,
समान वस्तु की जो ढाल होगी वो क्या होती है, तो वो धनात्मक होती है। फिर है समसीमांतुपिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। तो ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, क्या दोनों संतुलन का शर्त है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। एक चतुर क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। तो ये है बचत प्लस कर प्लस आयात बराबर निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, कुल रिसाव कुल अंतक्षेपण समग्र उत्पादन बराबर समग्र व्यय। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आपका चौथा ऑप्शन इसका सही है इनमें से सभी। फिर है यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक होने से आपका क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद अधिक होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या करते हैं, मुद्रा में मापा जा सकता है। मुद्रा में नहीं मापा जाता, संख्या रूप में मापा जा सकता है, पहला और तीसरा। तो यहाँ पर 31 का आपका हो जाएगा पहला और तीसरा, ये मुद्रा में मापा जाता है, संख्या रूप में मापा जाता है, ये मार्शल का मानना था, इसलिए आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला है निम्न में से कौन सीमांतुपिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है। तो यहाँ पर सीमांतुपिता का अपवाद कौन नहीं है, तो रोटी तथा दूध, मुद्रा का संचय, नशीली वस्तु का उपभोग, दुर्लभ वस्तु का संग्रह। यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो रोटी और दूध हो जाएगा। यदि आपको कौन इसका आंसर लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें रोटी या दूध होना चाहिए या फिर मुद्रा का संचय होना चाहिए। अगला है एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है, क्या होती है, तो यह होती है शून्य होगी। अगला है एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र क्या होता है, वायु अक्ष के समानांतर होती है, मतलब इस तरह का वक्र होता है, ये पूर्णतया बेलोचदार होता है। और अगर इस तरह का रहेगा वक्र, मतलब इस तरह का, तो इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार बोलेंगे, और इस तरह वक्र को पूर्णतया बेलोचदार कहते हैं। फिर उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो ये विभिन्न वस्तुओं की मांग को घटा देता है। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कुल घरेलू उत्पादन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणात्मक विधि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक दर में परिवर्तन। अगला है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है, तो औसत आय बराबर सीमांत लागत, ये नहीं है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य उत्पादन और रोजगार में वृद्धि है, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता है, मूल्य स्थिरता है, तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूरतमंद को जरूर शेयर करें, और अपने चैनल DRGP 82 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।